चलो भाई स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स को एक और क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। ठीक, क्या है समझते हैं। देखो, सॉल्ट पढ़े हमने बचपन में मतलब 9th-10th में पढ़े होंगे। सॉल्ट में क्या क्या पार्ट होता है? एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव, है ना, होता है ना। पॉजिटिव पार्ट होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक, जैसे बात करो NaCl की, तो NaCl में क्या होगा? Na+ होगा और Cl- होगा। ठीक, सॉल्ट में भी कई तरीके के सॉल्ट होते हैं। मिक्स सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है, बहुत तरीके के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, मालूम है सब आपको? नहीं मालूम है? चलो देखो, नॉर्मल सॉल्ट का क्या मतलब है। नॉर्मल सॉल्ट जो बनता है उसका pH 7 होता है। नॉर्मल सॉल्ट जो फॉर्म होता है वो आपका फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है, जैसे नॉर्मल सॉल्ट हो गया आपका NaCl, नॉर्मल सॉल्ट हो गया आपका Na2SO4। कैसे बनेगा ये? NaOH और HCl दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। Na2SO4 बनना है, किससे बनेगा? NaOH और H2SO4 से। ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्लियर है बात। दूसरा जो सॉल्ट होता है एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। pH क्या होगा? 7 से कम होगा। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? एसिडिक सॉल्ट की पहचान होती है कि उसमें H+ होता है, रिप्लेसेबल H+ होता है। उसके पास एक या दो या तीन H+ होंगे जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम NaHSO4, NaHCO3। इसमें क्या होता है? रिप्लेसेबल H+ होता है। मतलब अगर बेस से रिएक्शन करा दोगे इसकी तो ये क्या करेगा? अपने H+ को निकाल देगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, तो इसमें रिप्लेसेबल H+ होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेसिक सॉल्ट की, किसकी बात करें? बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट में OH- होते हैं, रिप्लेसेबल। OH- होते हैं। हाँ, पानी दे दो, थोड़ा पानी। तुम लोग को प्यास नहीं लगती? जिसको पीना पी लो, इसमें है। बेसिक में क्या होगा? OH- होगा। जैसे अगर आप बोलो MgOHCl, ठीक है, ये कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें OH- आपको दिखाई। ठीक, कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट बनते हैं दो नॉर्मल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से। किससे बनेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट। दो नॉर्मल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या बन जाएगा? डबल सॉल्ट। जैसे एक एलम होते हैं, ठीक है, एलम भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है पोटाश एलम। कौन सा एलम है? पोटाश। जिप्सम नहीं, जिप्सम डबल सॉल्ट है। पोटाश एलम,
फॉर्मूला है K2SO4 और क्या होता है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये कैसा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट है। K2SO4 एक नॉर्मल सॉल्ट, Al2SO4 एक नॉर्मल सॉल्ट, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2O ऐड हुए इसमें, इसको बोलते हैं पोटाश एलम, और ये क्या होता है? डबल सॉल्ट। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे एक हम लोग वो यूज करेंगे। नहीं भाई दीदी, जिप्सम डबल सॉल्ट नहीं है, जिप्सम ऐसे है CaSO4.2H2O, इसमें केवल एक सिंगल सॉल्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट डबल सॉल्ट। कुछ होगा, ठीक है। जैसे लैब में यूज करोगे FAS, क्या यूज करोगे? हाँ, लैब में आपके जब आप 12th का प्रैक्टिकल दोगे तो एक सॉल्यूशन दिया जाएगा FAS, ठीक है। फेरस, क्या लिखा होगा? फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम परमाइड, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसको मोर सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है? मोर सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है FAS जो आपने यूज किया है टाइट्रेशन में, उसका फॉर्मूला लिखिए, किस टाइप का सॉल्ट है, दो नॉर्मल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, कौन कौन से बना है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कौन कौन से आयन बनेंगे, ठीक है। तो डबल सॉल्ट की स्पेशलिटी क्या होती है? सबको बात क्लियर हो रही है? यस और नो? ऑनलाइन बच्चे, डबल सॉल्ट की स्पेशलिटी क्या होती है कि जब वाटर में आप डिसॉल्व करोगे, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जितने आयंस हैं वो सब में ब्रेक हो जाएगा, जितने उसमें आयंस दिख रहे हैं सब में ब्रेक हो जाएगा। ऑल आयंस आर प्रेजेंट, सारे आयंस दिखेंगे। मतलब जैसे मान लो पोटाश एलम को आपने पानी में घोला, K2SO4 डॉट Al2 था ना, Al2SO4 डॉट 24H2, इसको जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या देखोगे, क्या क्या बनेगा? देखो, पोटेशियम दिखेगा, SO4-2 दिखेगा, Al+3 दिखेगा उसमें सॉल्यूशन में, H+ दिखेगा, OH- दिखेगा। जितने आयंस हैं सारे के सारे में ब्रेक हो जाता है ये डबल सॉल्ट, ठीक है। क्लियर है बात? अब आ जाते हैं अपने कंपाउंड पे जो हमें पढ़ना है। हाँ, कॉम्प्लेक्स आयंस, हाँ हाँ वही बताने जा रहे ना आगे, अब यही बताना। इसीलिए इतनी भूमिका क्यों बनाई है कॉम्प्लेक्स के लिए। अब जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि एक आयन बनेगा और दूसरा एक सिंपल आयन बनेगा। आयन नहीं, क्या बोलेंगे? सिंपल आयन।
और दूसरा बनता है कॉम्प्लेक्स आयन। कैसा आयन बनता है? कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। ठीक। डबल सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सारे के सारे आयंस कौन से बनते हैं? सिंपल आयंस बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे K4FeCN6 ये जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक। जब इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये ब्रेक होगा तो बनाता है 4K+ और FeCN6 -4। ये तो सिंपल आयन है, पोटेशियम आयन। और ये जो FeCN6 -4 ये पूरी जो एंटाइटी है जिसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये कौन सा आयन है? ये है कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसका जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो अपने में ब्रेक नहीं होता है। ये ब्रेक नहीं होगा Fe+2CN- इसमें ब्रेक आपको सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगा। ये सॉल्यूशन में कैसे पड़ा होगा? इसी आयन के फॉर्म, बड़े आयन के फॉर्म, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? वाटर में अगर डिसॉल्व करोगे तो डबल सॉल्ट में आपको सिंपल आयंस मिलेंगे, वो अपने सारे आयंस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये जब ब्रेक होगा तो सिंपल आयन भी मिलेगा और क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स आयन भी मिलेगा। ये जो ब्रैकेट वाली एंटाइटी है ये ब्रेक नहीं होगी। क्लियर है बात? और ये जो ब्रैकेट वाली एंटाइटी होती है इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक। यहां तक बात क्लियर है सबको? अब ये तो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या बेसिक डेफिनेशन हमें इसमें पता होनी चाहिए, वो समझते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये एक एग्जांपल है K4FeCN। पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम होता है इसका, जनरल नेम। क्या नाम है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कैसा नाम है? जनरल। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता क्या क्या है? एक जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटाइटी होगी, एंटाइटी इन बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक। बिग ब्रैकेट के जो बाहर आयन होगा उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ये बड़े ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कौन है? पोटेशियम है इस केस में। तो पोटेशियम जो होगा आयन आउटसाइड ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हो? काउंटर आयन। क्लियर है बात इतनी? ठीक। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। इसके बीच में एक मेटल होगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल, CM। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो ब्रैकेट है इसको क्या बोला जा रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल होगी उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल मेटल। क्या बोला जाता है? सेंट्रल मेटल, शॉर्ट में CM। क्लियर है बात? ठीक। अब ये जो सेंट्रल मेटल है
इससे अटैच होता है या तो नेगेटिव आयन या अटैच होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक टर्म इसमें बार बार सुनोगे, लिगेंड्स। क्या सुनोगे? लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, किसी में नेगेटिव आयन भी हो सकता है, किसी में न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, किसी में न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू Cm, ये सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड्स। तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड की जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इस एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज क्या क्या है देखें। पोटेशियम प्लस क्या है? काउंटर आयन, स्फीयर के बाहर वाला। ठीक, ये FeCN6 क्या है? -4 कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, Fe क्या है यहाँ पे? सेंट्रल मेटल, Cm हो गई। Cn- क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो Cn- क्या हो गया? लिगेंड। क्लियर है बात? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन से बॉन्ड से देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये Cm है, इसके चारों तरफ लिगेंड्स लगे हुए हैं, लिगेंड्स को L लिख दिया। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 4-6 वाले केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। 4 लिगेंड भी लग सकता है, 6 लिगेंड भी लग सकता है। तो 4 सेंट्रल मेटल के चारों तरफ मान लो 4 लगे हुए। तो ये जो लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल से, वो किस तरीके से अटैच होते हैं? कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। यहां तक की बात किसको नहीं क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बोल दो। बेसिक चल रहा है अभी। कॉम्प्लेक्स आयन होगा, काउंटर आयन होगा, सेंट्रल मेटल होगी, सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन मेटल होती है। सेंट्रल मेटल के चारों तरफ क्या लगे हुए होंगे? लिगेंड्स। लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। लिगेंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं, डोनेट करते हैं। किसको? सेंट्रल मेटल को। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जो ये आपका स्फीयर है इसको कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। क्लियर? इससे भी लास्ट। ठीक, अब देखो एक वर्ड इसमें यूज किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन लिखेंगे या पॉलीहेड्रा भी लिखते हैं। पॉलीहेड्रन का मतलब सिंगुलर है और अगर इसका प्लूरल बना दोगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीहेड्रा। दोनों टर्म यूज कर सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो समझ में आया, ब्रैकेट के अंदर जो भी आयन होगा वो पूरा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्यों बोल रहे हैं? देखो, जो ये सेंट्रल मेटल होती है और इसके साथ जो लिगेंड्स लगे हुए होते हैं, जो भी लिगेंड्स लगे हो, सेंट्रल मेटल और जो लिगेंड्स लगे हुए होते हैं, इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल का मतलब 3D में एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, और आपका ये वाला स्क्वायर प्लेनर भी देखा जाता है। कितने तरीके के ज़्यादातर देखे गए हैं? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और आपका स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा देखे गए हैं। तो ये इनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। ये एनसीईआरटी में ऑक्टाहेड्रल ही दिया हुआ है? नहीं, टेट्रा भी दिया है, स्क्वायर प्लेनर भी दिया है। बोलिए। अरे अरे सब अभी नोट्स में सब है, चिंता नहीं करनी है। अभी प्रिंटेड नोट्स दूंगी। ये तो मैंने एट रैंडम शुरू कर दिया ना आपका, ये तो मुझे प्रिंटेड डालना था, उसी पे पढ़ाना था। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रिंटेड में समझाने में बहुत वैसा हो जाता है, इस ऐसे एक एक पॉइंट को अलग करके समझा रही हूँ, फिर प्रिंटेड आपको नोट्स दे दूँ, ठीक। तो पॉलीहेड्रा का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्यों बोला? कि भाई सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में आर अटैच इन अ स्पेशल का मतलब 3D की बात करें, स्पेशल ज्योमेट्री, और इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। बात एक ही है, जब पॉलीहेड्रन वर्ड यूज किया तो क्या बोल दिया कि एक ज्योमेट्रिकल, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे हम लोग, एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, एक 3D में इनका स्पेशल अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं है कि 6 CN लगे हुए हैं तो बस आकर के सीधे एक ही प्लेन में लग गए। हर कॉम्प्लेक्स का अलग अलग अरेंजमेंट होगा। कोई ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, कोई टेट्राहेड्रल हो सकता है, कोई आपका स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है? जैसे CM है, अगर आपको ऑक्टाहेड्रल शो करना है तो आप ऐसे शो कर दोगे, 8 नहीं 6 लिगेंड्स, 6 लिगेंड से ऑक्टाहेड्रल बनता है। जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते थे तो SF6 के स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल बोलते थे। 6 फ्लोरीन लगते थे, कैसे? ऑक्टाहेड्रल बनाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे 6 लगेंगे, कैसे? ऐसे ऑक्टाहेड्रल बन गया, ठीक है। अगर स्क्वायर प्लेनर तो एक ही प्लेन में हो जाएगा, CM होगी और एक ही प्लेन में 4 लिगेंड्स लग जाएंगे। टेट्राहेड्रल दिखाना है तो कैसे होगा? CM होगी, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तो पता ही ना। क्लियर है बात सबको? ये तो एग्जाम्पल बताया है ना, कुछ ऐसे, ठीक। अब देखो, लिगेंड्स की बात कर ली, नेगेटिव आयन काउंटर आयन की बात कर ली, कॉम्प्लेक्स स्फीयर की बात कर ली, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की बात कर ली, ठीक है। अब एक दो बातें और कर लेते हैं। वर्नर ने थ्योरी दी थी, वर्नर ने बहुत काम किया था, नोबेल प्राइज वगैरह भी इनको मिला था। वर्नर साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरी दी थी, ठीक है। और वर्नर थ्योरी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसने दिया, कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी दिया। तो वर्नर ने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें 2 तरीके की वैलेंसी डिफाइन की गई। कितने तरीके की वैलेंसी? 2 तरीके की। एक को बोला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोला सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने क्या बताया? 2 तरीके की वैलेंसी बताई।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है उसकी दो तरीके की वैलेंसी है। वैलेंसी किसके लिए बताई गई? सेंट्रल मेटल के लिए, सीएम के लिए। कैसी कैसी? एक को बोला वर्नर ने प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोला वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी। अब समझते हैं प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। ठीक, क्लास 11th में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? जल्दी से बता दो फटाफट से, थोड़ा डिफाइन करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करना चाहता हो। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है या फिजिकली इलेक्ट्रॉन से पर्टिकुलर एटम, तो पता चल जाता है। एंड ओवरऑल चार्ज ओवरऑल चार्ज एलिमेंट के ऊपर साथ ही उसका मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल चार्ज। पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज। अच्छा देखो कैसे समझते हैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर कौन? नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। फिर से बोलिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के ऊपर से गेन्स कर रहा है और यूज कर रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन्स है यूज कर रहा है। अच्छा अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके सही है। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम सोचें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसमें जो सेंट्रल मेटल है या कोई भी मेटल है उसका अगर हमें क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो हम कैसे सोचते हैं इसको कि उस कंपाउंड में अगर बाकी जितने भी आयंस हैं उनको हटा दिया जाए तो उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे NaCl है, ठीक, NaCl में अगर Na का ऑक्सीडेशन नंबर हमें चाहिए तो Cl को हटा दो, तो Cl जब हटेगा तो Cl माइनस के रूप में हटेगा, तो Na के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। मेटल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ में सेंट्रल मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें जो अभी लिया था हमने K4FeCN होल 6, तो पोटेशियम को भी हटा दो, Cn माइनस को भी हटा दो और उसके बाद देखो कि Fe के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होता है। उस चार्ज को हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की जब डेफिनेशन बताई जाती है तो यही बताई जाती है कि किसी भी आयन, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज दिखाई दे रहा हो या जो चार्ज इमेजिनरी उसके अंदर हो, जब इसको हटाओगे तो आयरन के ऊपर चार्ज आएगा +2 का। कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग? पोटेशियम का +1 मानते हैं, आयरन का निकालना है तो x मान लो, Cn का मानते हैं -1, टोटल होता है, टोटल न्यूट्रल दिखाई दे रहा है तो 0, तो ये 4 हो गया, ये x हो गया, ये -6 हो गया, तो x = क्या आ गया? +2। तो हाँ Cn का -1। एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल का, एल्कली का +1 जितने भी फर्स्ट ग्रुप के हैं, हेलिना की रब से फरियाद वाले जो हैं उनका +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो वो वाले थे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाले सेकेंड ग्रुप के, उनका हमेशा +2। ऑक्सीजन वाले ग्रुप का -2, Cn का -1। तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको क्या बोलते हो? प्राइमरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी समझ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे चैप्टर होगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? देखो सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं?
कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में CN, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है देखो, जैसे ये मेटल है, ठीक, ये कोई लिगेंड है, ये कोई लिगेंड है, ये कोई लिगेंड है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले जितने लिगेंड सराउंड करेंगे उसको, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 2 3 4, तो इसमें जो CM है, जो मेटल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4, ठीक है। जैसे बुक दे दो भाई, जरा कुछ एग्जांपल देख लो, NCERT है। जैसे 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 ये है, CONH3 होल 4 Cl2 और Cl माइनस, ये कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको जब देखेंगे ना तो कोबाल्ट तो इसमें सेंट्रल मेटल है, इस कोबाल्ट के चारों तरफ 4 तो NH3 अटैच है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो किसके साथ अटैच है, कोबाल्ट के साथ, तो 4 NH3, और NH3 एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर देगा, ठीक। और 2 Cl भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो कितना है नंबर में, वो बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है बात इतनी, ठीक। नंबर ऑफ लिगेंड्स हर केस में नहीं होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स जब लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर में, EN को इथाइलिन डाई में बता रहा, देखो यहाँ पे Cl भी ऐसा है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ये Cl भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, अमोनिया भी, ये भी, ये भी, ये भी। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले लिगेंड्स अटैच हैं, तो जितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल से अटैच है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने लिगेंड्स हैं उनको टोटल काउंट कर लो, वही बोली जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंस। क्लियर है बात। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या आ गई, 6 आ गई, इस कॉम्प्लेक्स में क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 थी, दूसरी जगह कैसे चेंज हो सकती है, देखो जैसे एक लिगेंड होता है उसको बोलते हैं EN, इथाइलिन डाईएमीन, EN शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, ये क्या करता है, इसके पास ये एक ही मॉलिक्यूल है इसका, ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इसका एक मॉलिक्यूल के पास 2 साइट है इलेक्ट्रॉन देने की, एक नाइट्रोजन ये वाला भी देता है और ये वाला नाइट्रोजन भी देता है, ठीक है। तो अगर 2 साइट होती है इलेक्ट्रॉन देने की तो इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब अगर ऐसा कोई लिगेंड अटैच है, ऐसा कोई लिगेंड अटैच है जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये CM है,
सेंट्रल मेटल है, इसके साथ EN लगा हुआ और 3 लगा हुआ कॉम्प्लेक्स के अंदर। EN कितने लगे हैं? 3 लगे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें CM का सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, इसके पास 2 साइट है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं अगर वैसे हम, तो EN का नंबर कितना है? 3 है। जैसे Cl अगर 6 लगे हुए हैं तो Cl एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, तो Cl 6 लगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा सीधे सीधे। लेकिन EN कितने देगा? 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे 3 तो अटैच है और एक कितने दे रहा है? 2 दे रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? जितना इसका नंबर है मल्टीप्लाइड बाय जितने साइट है, तो क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। अभी जितने भी लिगेंड्स है वो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो सारी लिस्ट में एक एक करके आपको बताऊंगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आ गई। अभी बताऊंगी डेंटिसिटी बताऊंगी, तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इतना पढ़ेंगे, है ना। जो 6 तरफ से देगा वो हेक्साडेंट, एक ही मॉलिक्यूल 6 तरफ से देगा तो हेक्साडेंटेट। एक ही मॉलिक्यूल 3 तरफ से देगा ट्राइडेंटेट। एक ही मॉलिक्यूल 2 तरफ से देगा बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। ठीक है। एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल जो केवल एक तरफ से देगा, जैसे Cl- एक तरफ से देता है, NH3 एक ही तरफ से देता है, तो मोनोडेंटेट। जो 6 तरफ से देगा हेक्साडेंटेट, जो 6 से भी ज़्यादा दे दे, ठीक है, 2 से ज़्यादा को सबको पॉलीडेंटेट बोलते हैं। ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, उसके आगे जो भी होगा सबका पॉलीडेंटेट की फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी ना कितने लगे हुए। जैसे मान लो टेट्राडेंटेट है, ठीक है, और टेट्राडेंटेट 2 लगा हुआ है तो 8 हो जाएगी। वैसे 8 वाले कॉम्प्लेक्स मिलते नहीं, और क्या। ठीक है। तो आज की क्या बोलते हैं, क्लास होती है आपकी, और इंट्रो हो गया, बोलिए बोलिए।